स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर यूपी बोर्ड पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वक्त यूपी बोर्ड 2027 एग्ज़ाम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर चल रहे हैं और इसी क्रम में हम ये क्लास लेकर आए हैं जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्लास 12th की बायोलॉजी के। लेकिन हमारा मेन टारगेट है क्वेश्चंस को समझाना, तो इसके लिए बिना थ्योरी के अगर आपकी समझ में आ रही हैं तो वो भी हम कोशिश करेंगे। मेन पैटर्न है कि जो जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम आप तक पहुंचा सकें। इसके लिए अगर मुझे थ्योरी की ज़रूरत पड़ी तो थ्योरी भी लेंगे, मतलब जैसा भी हो सके हमें आपको ऐसे क्वेश्चंस को समझाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, रोगजनक क्या है और डेंगू रोग का कारक और वाहक बताइए। तो देखिए मनुष्य में अनेक रोग वातावरण से होते हैं, मतलब मनुष्य में अनेक रोग वातावरण से होते हैं। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि कुछ रोग आनुवंशिक भी होते हैं जिसके कारण कारण अनेक सूक्ष्मजीव होते हैं। क्या होते हैं? जिसके कारक क्या होते हैं? अनेक सूक्ष्मजीव होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। अब आप कहेंगे जीवाणु विषाणु जानते हैं, लेकिन कवक प्रोटोजोआ क्या है? तो आइए बात करते हैं थोड़ा हम। देखिए एक जगत होता है मोनेरा जगत। कैसा? मोनेरा जगत। इसमें क्या होते हैं? एक कोश की जीव आते हैं, एक कोश की जीव आते हैं और ये जीव कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। और दूसरा जगत आता है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी एक कोश की जीव आते हैं। कैसे जीव आते हैं? एक कोशिकीय जीव आते हैं, एक कोशिकीय जीव आते हैं और ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। अब आप कहोगे ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या है? तो दरअसल ये होता है जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनकी कोशिकाएं जो होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोशिकाओं के अंदर जो समस्त कोशिका अंगक होते हैं, कोशिका के अंदर ऐसे दोहरी झिल्ली युक्त केंद्रक होता है और बहुत सारे कोशिका अंगक होते हैं, जैसे श्वसन के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कई सारे कोशिका अंगक होते हैं। तो उन कोशिकाओं का अभाव पाया जाता है, उसे ही प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं प्राचीन प्रकार की कोशिकाएं हैं और ये निम्न प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनमें कोशिका कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है, मतलब ये कोशिका विकसित नहीं होती। कैसी नहीं होती? विकसित नहीं होती, प्राचीन कोशिकाएं हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो ये ऐसी कोशिका होती है, इसमें दोहरी झिल्ली से घिरा ये केंद्रक पाया जाता है और कोशिका के अंदर समस्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं श्वसन के लिए, और जैसे अगर पादप की है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना। बहुत सारे कोशिकांग गाल्जिकाए और राइबोसोम ये सब पाए जाते हैं, तो इसे विकसित कोशिका कहते हैं। कैसी कोशिका कहते हैं? विकसित। तो ये विकसित कोशिका होती है जिसे यूकैरियोटिक कैसे कहते हैं और ये प्रोकैरियोट अविकसित कोशिका होती है। तो बहुत सारे जीवाणु और विषाणु ये सब इसी में आते हैं। किसमें आते हैं? मोनेरा में। और प्रोटिस्टा में क्या होता है? एक कोश की जीव आते हैं, जैसे इसमें अमीबा आता है। क्या आता है? अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है, यूग्लिना आता है, ऐसे ही प्लाज्मोडियम आता है। क्या कौन सा? प्लाज्मोडियम। ये सब क्या है? एक कोश की है। प्रोटिस्टा के ही अंतर्गत एक उप जगत होता है जिसे प्रोटोजोआ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। तो ये सभी प्रोटोजोआ हैं, या ये सभी ये क्या है? प्रोटिस्ट हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। यूग्लिना नहीं लिखा। यूग्लिना क्या होता है? यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो पादप और जंतुओं के बीच कड़ी है, क्योंकि यूग्लिना में क्या होता है? इसमें हरित लवक पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। कौन? यूग्लिना। यूग्लिना प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, ये ऐसा जंतु है। तो यहाँ पे मोनेरा और प्रोटिस्टा इसमें जीव आते हैं, एक कोश की दोनों में होते हैं, लेकिन इसमें विकसित कोशिका वाले नहीं होते, इसमें विकसित कोशिका वाले होते हैं। कुछ लाभदायक जीव भी होते हैं, कुछ हानिकारक भी जीव होते हैं, लेकिन जब भी जीवाणु विषाणु की बात करें तो हमेशा इसमें पाए जाते हैं। प्रोटिस्ट की बात करें, प्रोटोजोआ की बात करें तो ये इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कुछ जैसे अगर बात करें जैसे कवक की है, तो कवक का खुद का एक अलग जगत होता है, वो बहुकोश की होते हैं। और अगर बात करें जैसे कोई गोलक्रमी है, चपटेक्रमी है, तो ये जंतु वर्ग में आते हैं। जंतु वर्ग एक अलग वर्ग है और उन सभी जंतुओं की कोशिकाएं कैसी होती हैं? बहुकोषीय होती हैं। कैसे होते हैं? बहुकोषीय। अगर एक कोश की जंतु होता या पादप होता और विकसित कोशिका वाला होता तो इसमें होता, एक कोश के जंतु या पादप होता, विकसित कोशिका वाला होता तो इसमें होता। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं।
देखिए क्वेश्चन था हमारा, तो मनुष्य में अनेक रोग वातावरण से होते हैं जिसके कारक क्या होते हैं, अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे एक कोशिकी जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे क्या है, जीवाणु है, विषाणु है, कवक है और प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ वही बात कर रहे थे हम, बहुत सारे इसमें जीव आते हैं, एक कोशिकी विकसित कोशिका वाली, और ये क्या है, बहुकोशिकीय है। आदि प्रमुख रूप से शामिल है किसमें, बीमारी फैलाने वाले कारकों में। इन्हीं सब सूक्ष्म जीवों को रोग के कारक कहते हैं। इन सूक्ष्म जीवों से मानव में अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न रोग होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव भिन्न भिन्न रोग फैलाते हैं। डेंगू कहा गया है रोगजनक, क्या तो बता दिया कि ये सब रोगजनक है ना, जीवाणु विषाणु कवक। और आगे पूछा गया डेंगू का कारक क्या है और वाहक बताइए। तो देखिए डेंगू को पीत ज्वर भी कहते हैं या फिलेवी विषाणु द्वारा होता है। फिलेवी विषाणु क्या होते हैं, ये विषाणुओं का समूह होता है, इन्हीं में से क्या होता है, ये डेंगू होता है। और इसको फैलाता कौन है, मादा एडीज मच्छर। कौन सा फैलाता है, मादा एडीज मच्छर डेंगू बुखार को क्या करता है, फैलाता है। यानी डेंगू बुखार किससे फैलता है, मादा एडीज मच्छर। अगर ये मच्छर ना हो तो डेंगू बुखार किसी व्यक्ति को नहीं होगा, लेकिन ये फैलाता है मात्र। डेंगू बुखार को क्या करता है, फैलाता है। होता किससे, फिलेवी विषाणु से होता है। अर्थात डेंगू बुखार का कारक क्या है, फिलेवी विषाणु है। कारक ही तो पूछा था, फिलेवी विषाणु। और इसका वाहक कौन है, एडीज मच्छर है। ये देखिए वाहक बताइए, वाहक एडीज मच्छर। तो आइए पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, बस समझ दीजिए। मेरा वादा है सवाल आपको बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया परजीवी की किन्हीं दो जातियों के नाम लिखिए। आप सीधे कहेंगे मलेरिया है जो कि मच्छर से फैलता है। तो हाँ, मच्छर से फैलता है। मच्छर कारक नहीं है मलेरिया का। कारक कौन है, प्लाज्मोडियम। कौन सा कारक है, देखिए मलेरिया की रोगजनकता बताइए, लक्षण बताइए और बचाव के उपाय लिखिए। बचाव के उपाय लिखिए। तो मच्छर होता जरूर है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलाने वाला कारक जरूर होता है मच्छर, और उस मच्छर का क्या नाम है, मादा एनोफिलिस। लेकिन होता है प्लाज्मोडियम से। अभी बताया था प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है, प्रोटिस्ट है, जो कि एक कोशिकी होता है, विकसित कोशिका वाला। तो देखिए मलेरिया का रोग कारक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। कौन है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, जीवाणु या विषाणु नहीं है, याद रखिएगा। जिसका प्राथमिक परपोषी क्या है, प्राथमिक परपोषी मनुष्य एवं द्वितीयक परपोषी कौन है, मादा एनोफिलिस मच्छर है। मतलब कई सारी अवस्थाएं होती हैं प्लाज्मोडियम की, जैसे मानव में कई सारी अवस्थाएं होती है ना, शैशवावस्था होती है ना, और फिर बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, युवावस्था होती है ना, वृद्धावस्था होती है। कई सारी अवस्थाओं से मानव होकर गुजरता है। ऐसे बहुत सारे जंतु समस्त अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। तो देखिए भारत में अगर बात करें तो प्लाज्मोडियम की एक प्रजाति है वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम की दूसरी प्रजाति है ओवेल। इनसे मुख्य रूप से भारत में प्लाज्मोडियम की इन प्रजातियों से क्या होता है, मलेरिया रोग फैलता है। और मुख्य रूप से मलेरिया का कारक है कौन, ये दोनों। और संक्रमण कैसे होता है, जैसे अभी बात हो रही थी कि आपने बताया सर कि मतलब मच्छर फैलाता है, तो होता है कारक क्या है, कारक प्लाज्मोडियम है। तो मनुष्य में कैसे ये रोग होता है, तो ये देखिए संक्रमण कि मनुष्य में कैसे फैलता है। देखिए जब मादा एनोफिलिस किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है, मतलब ऑलरेडी जो पहले से संक्रमित हो मलेरिया से, उसको काटती है, तो परजीवी मादा मच्छर की लार ग्रंथियों में एकत्रित हो जाते हैं और गुणन करते हैं। परजीवी क्या होते हैं, मादा जो मच्छर होती है इसकी लार ग्रंथियों में पहुंच जाते हैं और गुणन करते हैं, मतलब 1 से 2 होते हैं, प्रजनन करते हैं और बहुत सारे बन जाते हैं। और मादा मच्छर के शरीर में ये एक अपनी अवस्था को पूरा करते हैं। और यह अवस्था मच्छर के शरीर को तो नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन आगे देखिए जब यह मादा मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो यह संक्रमण उसके शरीर में प्रवेश करा देती है। तो ये एक स्पोरोजॉइंट अवस्था होती है, और यह अवस्था किसमें, मानव में बीमारी फैलाती है। कौन सी, मलेरिया की। तो इस तरीके से संक्रमण होता है मलेरिया का। कौन से मच्छर द्वारा, याद रखिएगा, कौन से मच्छर द्वारा, मलेरिया का मच्छर कौन सा है, तो मादा एनोफिलिस। क्या, मादा एनोफिलिस। आगे देखिए लक्षण की बात करें तो इस रोग में रोगी की भूख मर जाती है। रोगी की भूख इसलिए मर जाती है क्योंकि ये प्लाज्मोडियम जो होता है वो सीधे लाल रुधिर कणिकाओं पर अटैक करती है। और लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं ही मानव के शरीर में समस्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन और भोजन को ले जाती हैं। भोजन ग्लूकोज के रूप में होता है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के रूप में होती है। और शरीर की समस्त कोशिकाओं को क्या, जीवित रहने के लिए हर वक्त क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज चाहिए, जो कि रुधिर ले जाता है और रुधिर पे ही अटैक करती है। ये देखिए मलेरिया परजीवी लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं, जिससे वे फट जाती हैं और एक पदार्थ हीमोजॉइन निकलता है। हीमोजॉइन एक ऐसा पदार्थ है, जब रुधिर से निकल जाता है तो रुधिर में कुछ विशेष पदार्थ की कमी हो जाती है, तो इससे ही क्या आ जाता है, ज्वर आ जाता है, बुखार आता है और ठिठुरन कपकपी होती है। शाम के 4 बजे के आसपास डेली होता है ये बुखार। तो देखिए जो ठिठुरन तथा उच्च ज्वर के लिए उत्तरदायी है, कौन उत्तरदायी है, हीमोजॉइन पदार्थ। कहाँ से निकलता है, लाल रुधिर कणिकाओं से निकलता है, फट जाती हैं,
कैसे? प्लाज्मोडियम अटैक करता है। रोगी का मुख सूखने लगता है, रोगी के सिर, पेशियों और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है, मतलब जोर के साथ दर्द भी होता है। आगे देखते हैं उपचार क्या है इसका। मलेरिया के उपचार के लिए 300 वर्षों से कुनैन एक परंपरागत औषधि है। बहुत ही प्राचीन काल से आयुर्वेदिक के रूप में ये एक कुनैन औषधि प्रयोग की जाती है। आजकल क्या होता है कि कुनैन को ही उसके यौगिकों को निकाल के और उससे ही अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत सारी बनाई गई हैं, तो अब उन अंग्रेजी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। ये देखिए, यह रोगी के रुधिर में उपस्थित प्लाज्मोडियम की सभी प्रवस्थाओं को नष्ट कर देती है। कौन? कुनैन नष्ट कर देती है। कौन नष्ट कर देती है? कुनैन। कुनैन से मिलती-जुलती कृत्रिम औषधियाँ जैसे एमक्विन, रेसोचिन, कामोक्विन, क्लोरोक्विन आदि दी जाती हैं। अब बचाव तथा नियंत्रण, ये क्या है? बचाव तथा नियंत्रण, मतलब मलेरिया रोग हो ही ना, होगा तब तो ये उपचार है, लेकिन हो ही ना, तो इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि क्यों हम बीमार पड़े, क्यों हमारे शरीर को कोई तकलीफ हो और क्यों पैसे खर्च हो, है ना? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बचाव तथा नियंत्रण की बात करते हैं तो वयस्क मच्छरों के द्वारा लार्वा का विनाश मलेरिया से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। तो साफ-साफ है कि मच्छर, वयस्क मच्छर और उनके लार्वा, प्यूपे और अंडे को क्या करना चाहिए? नष्ट कर देना चाहिए, है ना? तो विनाश कर देना चाहिए उनका। आस-पास तालाब व गड्ढों में जल जमा नहीं रहने देना चाहिए। जब आस-पास तालाब व गड्ढों में जल नहीं जमा होगा तो इसके ये जो होता है मादा एनोफिलीज, इसके लार्वा, प्यूपा किसमें होते हैं? तालाब में होते हैं। और जब तक मच्छर के शरीर में ये जाएगा नहीं प्लाज्मोडियम, तब तक प्लाज्मोडियम चाहे जितना हो वातावरण में, मनुष्य को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। मनुष्य को नुकसान पहुँचाने के लिए पहले इसे शरीर में जाना होगा किसके? मच्छर के, और मच्छर ही फैलाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति को हो भी गया किसी तरीके से, हो गया एक व्यक्ति को इसी तरीके से, लेकिन ये एक व्यक्ति को हो गया, अन्य व्यक्तियों में तभी होगा जब मच्छर फैलाएगा। ये कोई संक्रामक रोग नहीं है जो फैलेगा, ठीक है ना? तो आइए आगे बढ़ते हैं। डीडीटी, बीएससी आदि का प्रयोग मच्छर नष्ट करने हेतु किया जाना चाहिए। याद करिए, केमिस्ट्री हमने बताया है, डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन और बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये क्या है? ये कीटनाशक हैं, उनका प्रयोग मच्छरों को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। मच्छर के लार्वा को खाने वाली गैम्बूसिया जैसी मछलियों को क्या करना चाहिए? जल में छोड़ देना चाहिए। गैम्बूसिया मछली क्या करती है? मच्छर के लार्वा को खा जाती है। मच्छररोधी क्रीम तथा मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर बात करें इसकी, तो मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, सवाल जैसे पूछा गया था हमारा कि रोगजनकता बताइए, लक्षण, बचाव के उपाय लिखिए, तो सब कुछ बताया गया है ना? लक्षण, संक्रमण और ये देखिए उपचार और बचाव के उपाय। जैसे-जैसे सवाल यूपी बोर्ड में पूछा गया, वैसे-वैसे देखिए ये नोट्स तैयार करके हम सीधे आपको दे रहे हैं। ये हमारे खुद के नोट्स हैं और पूरी कोशिश, भरसक प्रयास है हमारा कि हम समझा सकें कम से कम शब्दों में, और उतने शब्दों में जितने शब्दों में ये क्वेश्चंस को यूपी बोर्ड पूछता है, आप उसको समझ सकें और लिख सकें। आइए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए, टाइफाइड ज्वर मनुष्यों में किस जीवाणु के संक्रमण द्वारा होता है? इसके संक्रमण का माध्यम क्या है? यानी ये तो बता दिया कि टाइफाइड जीवाणु से होता है, प्रोटोजोआ से नहीं होता या कृमि से नहीं होता है, बता दिया जीवाणु से होता है, लेकिन जीवाणु का नाम पूछा है और संक्रमण कैसे होता है? इस ज्वर के प्रमुख लक्षण लिखिए। देखिए पूछा गया 2016 में। टाइफाइड का कारक, लक्षण, रोकथाम के उपाय लिखिए। देखिए 2018-15। तो इस तरीके से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी देखिए सीरीज का नाम ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। ये हमारी एक श्रृंखला है जो क्लास 10th और 12th के लिए है, जिसमें क्लास 10th के लिए भी केमिस्ट्री बायोलॉजी लेकर हम चल रहे हैं और क्लास 12th के लिए भी केमिस्ट्री बायोलॉजी की सीरीज को हम लेके चल रहे हैं। पहले हम इस सीरीज को समाप्त करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर हम चैप्टर वाइज भी धीरे धीरे चलेंगे। हालांकि ये भी चैप्टर वाइज ही है, लेकिन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं जैसा कि यूपी बोर्ड में पूछे गए। आइए बढ़ते हैं हम आगे। तो ये देखिए टाइफाइड, टाइफाइड की अगर बात करें तो ये साल्मोनेला टाइफी, जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। ये याद रखिएगा, टा से टाइफाइड और टा से टाइफी, है ना? अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से में आ जाए तो टाइफी को देखते ही टाइफाइड पे टिक करिएगा, है ना? तो सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह रोग प्रायः 1 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में होता है। इस रोग का संचरण घरेलू मक्खी के कारण संक्रमित भोजन होता है। देखिए, इस रोग को फैलाती सबसे ज़्यादा है घरेलू मक्खी, और ये किससे होता है? संक्रमित भोजन, मतलब भोजन अगर संक्रमित है, प्रदूषित है, गंदा है और अक्सर खा लेते हैं, तो बच्चों में होने का वजह भी है। 1 से 15 वर्ष के छोटे काफ़ी बच्चे हैं, है ना? खाना खाते वक्त उन्हें नहीं पता है कि हाथ धुलना है, क्या करना है। तो इस तरीके से बच्चों में सबसे ज़्यादा ये रोग हो जाता है। कहाँ से होता है? गंदगी से होता है ना? प्रदूषित खाद्य पदार्थ अगर खा लेते हैं तो उससे होता है ये। अगर लक्षण की बात करें तो देखिए, मस्तिष्क की पीड़ा होती है, टाइफाइड ज्वर सामान्य लक्षण होते हैं। टाइफाइड एक बुखार आता है जिसके लिए जाना जाता है, जो दोपहर के बाद अपने
चरम पर होता है। टाइफाइड बुखार क्या होता है, दोपहर के बाद अपनी चरम सीमा पर होता है। इसमें क्या होता है, संक्रमण के प्रथम सप्ताह के पश्चात प्रत्येक दिन शारीरिक ज्वर में वृद्धि होती जाती है। जब टाइफाइड का संक्रमण होता है और साल्मोनेला टाइफी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे बुखार आता है, लेकिन इतनी तेजी से नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बुखार का ताप भी बढ़ता जाता है ना। परीक्षण की बात करें, पूछ लिया जाता है कि टाइफाइड का परीक्षण कैसे किया जाता है, नाम क्या है, तो याद रखिएगा विडाल परीक्षण। इसका परीक्षण विडाल परीक्षण इसका परीक्षण विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है। इसका टाइफाइड का रोकथाम एवं उपचार की बात करें, ये पहले रोकथाम कैसे होगा, अब बीमारी हो जाए तो उपचार कैसे होगा। तो क्या होना चाहिए कि आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। पहली बात तो यही है, साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि संक्रमित भोजन या दूषित जल से यह सबसे ज्यादा होता है ना। पानी उबाल कर पीना चाहिए। पानी कैसे पीना चाहिए, उबाल कर पीना चाहिए। और भोजन ढककर रखना चाहिए। भोजन कैसे ढककर रखना चाहिए, ये देखिए शिशुओं को टाइफाइड का टीका, देखिए एक होता है टीएबी, टाइफाइड का टीका टीएबी, ये लगवाना चाहिए। ये 3 वर्षों तक हालांकि अपना असर दिखाता है। ये देखिए टाइफाइड का टीका लगवाना चाहिए। टीकाकरण से प्रतिरक्षण का प्रभाव 3 वर्षों तक रहता है। मतलब अगर ये टीएबी का टीका लग गया तो 3 वर्षों तक कम से कम क्या होगा, टाइफाइड नहीं होगा। दवाई की बात करें तो क्लोरोमाइसिन व टेरामाइसिन चिकित्सक की सलाह से ली जाए। मतलब ये दवाइयाँ टाइफाइड रोगी को दी जाती हैं बुखार के लिए, है ना। और काफ़ी हद तक ये जीवाणु को नष्ट भी करती है, क्योंकि तो क्लोरोमाइसिन व टेरामाइसिन चिकित्सक की सलाह से दें। ये क्या करती हैं, सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु की कई सारी अवस्थाएं होती हैं, उसको ये समाप्त कर देता है। कौन, टेरामाइसिन और क्लोरोमाइसिन। हालांकि बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन कुछ खास दवाइयों के नाम हैं जो आजकल कारगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाथी पांव फाइलेरिया रोग के कारण बचाव व उपचार लिखिए। देखिए फील पांव फाइलेरिया की रोगजनकता, लक्षण तथा बचाव के उपाय लिखिए, है ना। फाइलेरिया जिसे फाइलेरियासिस कहते हैं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपने कभी कभी देखा होगा किसी व्यक्ति का पैर क्या होता है, बहुत भारी हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और बहुत सा मोटा हो जाता है। जितना पैर होता है उसके कम से कम 2 गुने से ज़्यादा 3 गुना पैर हो जाता है मोटा। तो बहुत ज़्यादा मोटा पैर हो जाता है, इसीलिए इस रोग को सामान्य रूप से लोगों ने हाथी पाँव कहा। शुरू-शुरू में हाथी पाँव कहा, लेकिन बाद में पता चला कि ये क्या है, फाइलेरिया एक बुखार होता है ना? इसकी वजह से होता है। तो आइए बात करते हैं फील पाँव फाइलेरिया। देखिए फाइलेरिया क्रम जिसका वैज्ञानिक नाम वूचेरिया बैंक्रॉफ्टी है। तो सबसे पहली बात यही है कि फाइलेरिया होता किससे है, तो वूचेरिया बैंक्रॉफ्टी से होता है। फाइलेरिया है क्या, कृमि है। क्या है, कृमि। जीवाणु नहीं है, विषाणु नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं है, ये क्या है, ये कृमि है। कृमि का मतलब ये एक कोशिकाओं से मिलकर नहीं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है और बड़ा है और जंतु वर्ग में आता है, ना ही मोनेरा में ना ही प्रोटिस्टा में, है ना। तो अब कृमि का मतलब ये बहुत बड़ा भी नहीं है। सोचिए ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन फिर भी ये इतना छोटा है कि मनुष्य की जो धमनियाँ होती है, सिराएँ होती है, उसमें भी ये चल सकता है। तो देखते हैं फाइलेरिया क्रम जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वूचेरिया बैंक्रॉफ्टी है, जिसके द्वारा यह रोग होता है। कौन होता है, फाइलेरिया रोग होता है। फील पाँव जिसे कहते हैं, हाथी पाँव जिसे कहते हैं। ये देखिए हाथी पाँव। यह लसिका तथा लसिका वाहिकाएं एवं लसिका वाहिनियों में परजीवी के रूप में रहता है। किसमें रहता है, लसिका वाहिकाएं एवं लसिका वाहिनियां, है ना, इनमें परजीवी के रूप में रहता है, जिस कारण पैर फूलकर मोटा हो जाता है। इसे फील पाँव या हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। मुख्य रूप से जो पैर की जो लसिका वाहिकाएं और जो वाहिनियां होती हैं उसमें ये रहता है। और पैर में ये दरअसल कुछ ऐसे पदार्थ स्रावित करता है जिससे कोशिकाएं सलद हो जाती है, फूल जाती है और वही स्वेलिंग नजर आती है। देखिए लक्षण की बात करें तो कैसे होता है, तो पैर में स्वरण की बात करें लक्षण, तो पैर में स्वेलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, स्वेलिंग मतलब सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है, सूजन। और दूसरा क्या है, रोगी में झुंझलाहट पैदा होती है एवं सामान्य क्रियाओं में रुकावट आती है। झुंझलाहट तो पैदा होगी ही, जब पैर इतना सारा मोटा हो जाएगा, ना वो जूते पहन सकते हैं ना चप्पल पहन सकते हैं, बस जहाँ भी पैर रखेंगे तो एक नॉर्मल सा है, एक बहुत बड़ा सा है, तो घबराहट तो होगी ही। संक्रमण की बात करें कि ये होता कैसे है मानव शरीर में, तो देखिए मादा क्यूलेक्स मच्छर। अब ये देखिए यहाँ कौन से मच्छर की बात आई है, मादा क्यूलेक्स। इसका मतलब 3 मच्छर हम पढ़ चुके हैं। एक सबसे पहले आपने डेंगू मच्छर के बारे में पढ़ा। डेंगू मच्छर क्या था, मादा एडीज मच्छर था। फिर मलेरिया मच्छर को पढ़ा आपने। मलेरिया मच्छर क्या था, मादा एनोफ्लिस मच्छर था। अब यहाँ पे ये फाइलेरिया रोग भी है जो एक मच्छर के द्वारा फैल रहा है, उसका नाम है मादा क्यूलेक्स। क्या नाम है, मादा क्यूलेक्स। ये तीनों रोग हैं
डेंगू है, मलेरिया है और ये जिसे फील पाँव फाइलेरिया कहते हैं। मच्छर फैलाता है, मच्छर की अलग-अलग प्रजातियाँ फैलाती हैं, लेकिन कारक कुछ और होता है। जैसे इसकी बात करें तो कारक क्या है? वुचेरिया बैंक्राफ्टी। फैलता किससे है? वाहक कौन है? फैलाने वाला कौन है? तो मादा क्यूलेक्स। देखिए मच्छर की जितनी भी मतलब यहाँ पे हमने पढ़ा है प्रजातियाँ, ये तीनों प्रजातियों में क्या होता है, नर मच्छर नहीं, याद रखिएगा मादा ही रोग फैलाती हैं। दरअसल मादा मच्छर ही ऐसे होते हैं जिसमें मनुष्यों का खून चूसने के लिए क्या होती है, स्तंगिकाएँ होती हैं और नर मच्छर में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नर मच्छर कभी काटते नहीं हैं, बल्कि वो फल और फूल का रस चूसते हैं। इसका मतलब मुझे लगता है कि जो नर मच्छर होते हैं, वो शाकाहारी होते हैं बेचारे और ये मादा मच्छर क्या होती हैं, खून चूसती हैं। यही क्या करती हैं, फैलाती हैं सबसे ज़्यादा रोग को। देखिए मादा क्यूलेक्स है ना, सभी में मादा लिखा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। मच्छर किसी मनुष्य को काटता है तो कृमि त्वचा के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और प्रौढ़ अवस्था में रूपांतरित हो जाते हैं। मतलब जब भी मादा क्यूलेक्स क्या होता है, किसी व्यक्ति को काटता है तो बैंक्रॉफ्टी, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी व्यक्ति की त्वचा में प्रवेश कर जाता है, जो ऑलरेडी पहले से मच्छर में होता है। किसमें होता है? मादा क्यूलेक्स। मादा क्यूलेक्स को ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन अगर ये मच्छर मनुष्य को काट ले तो ये वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी कहाँ मनुष्य में पहुंच जाता है। देखिए त्वचा के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और प्रौढ़ अवस्था में रूपांतरित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रोकथाम एवं उपचार की बात करें। किसकी बात करें? रोकथाम एवं उपचार। देखिए फ़ील पाँव लक्षण संक्रमण हम पढ़ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम और आगे पढ़ना है मुझे रोकथाम एवं उपचार। तो पहला है मच्छरों व उनके लार्वा को नष्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि जब मच्छर के द्वारा ये लोग फैल रहे हैं, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो और फिर या फाइलेरिया हो, तो मच्छर अगर नहीं होंगे, तो ये रोग नहीं फैलेगा। और ये भी याद रखिएगा, ये मच्छर की अलग-अलग प्रजातियाँ अलग-अलग ही रोग फैला सकती हैं। अब मादा एनोफिलीज़ है, तो मादा एनोफिलीज़ हमेशा मलेरिया रोग को फैलाएगा। अब ये फाइलेरिया रोग नहीं फैला सकता, याद रखिएगा। मच्छर विशेष होते हैं अपनी-अपनी बीमारी के लिए। तो मच्छरों के लार्वा को नष्ट करना चाहिए और आस-पास क्या होना चाहिए कि जो पानी हो आस-पास कहीं गड्ढे होते हैं उनमें या घरों में, गमलों में या बारिश का मौसम चल रहा है तो कूलर में बहुत दिनों का पानी नहीं होना चाहिए या कूलर में पानी ही नहीं होना चाहिए, है ना? उन्हें सुखा कर रख लेना चाहिए। मतलब खाली भी चला सकते हैं आप या फिर पानी लगातार बदलते रहना चाहिए। तो उसमें ये साफ़ पानी में आ जाता है इसका क्यूलेक्स का भी और डेंगू का भी। मलेरिया तो हर जगह ख़ैर पाया जाता है। आगे बात करते हैं फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग के इलाज के लिए हेट्रोजन, नोटेजिन और बेनोसाइड आदि दवाइयाँ दी जाती हैं। किसके लिए? फाइलेरिया के लिए। पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा स्कैरिएसिस से आप क्या समझते हैं? इसके बचाव, उपचार और नियंत्रण का उल्लेख कीजिए। देखिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा यहाँ पे पूछा गया है कि इसके बचाव, उपचार व नियंत्रण का उल्लेख कीजिए। अगला है स्कैरिएसिस क्या है? इसके बचाव व उपचार का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए, है ना? पूछा गया है और तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि स्कैरिएसिस क्या है। तो देखिए यह रोग मनुष्य की आंत में रहने वाले परजीवी स्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स नामक गोल कृमि से होता है। ये कृमि कैसा है? गोल है। पहली बात तो ये किससे होता है? कृमि से होता है। किसी मच्छर से, मच्छर इसमें वाहक नहीं है। किससे हो रहा है? कृमि से हो रहा है। कृमि कैसा है? गोल। गोल कृमि का मतलब गोल, वो गोल गेंद वाला नहीं बल्कि गोल कृमि जैसे बेलनाकार कोई वस्तु, है ना? एक चपटा होता है चीज़, एक गोल होता है। तो गोल कृमि से हो रहा है। इसका नाम क्या है? स्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। है क्या? कृमि है, कीड़ा है एक, है ना? संक्रमित भोजन के साथ-साथ परजीवी के अंडे मनुष्य की आंत में पहुँच जाते हैं। मतलब जब भी प्रदूषित खाद्य पदार्थ, संदूषित खाद्य पदार्थ है ना, संक्रमित खाद्य पदार्थ खा लेते हैं तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं। हमने देखा है कि उधर आमांदिसार हो भी हो जाता है, अमीबियासिस जिसे कहते हैं, है ना? हैजा कॉलरा भी हो जाता है और यहाँ पे अब देखिए स्कैरिएसिस भी हो जाता है। तो साफ-सफाई बहुत है ज़रूरी, है ना? फॉर गुड हेल्थ, है ना? तो देखिए संक्रमित भोजन के साथ परजीवी के अंडे मनुष्य की आंत में पहुँच जाते हैं। है ना? आंत में पहुँचता है तो ये भी आंत में पहुँच जाता है। आंत में इसका लार्वा छेद करके हृदय, फेफड़े, यकृत को संक्रमित करता है। बताइए आंत में ये छेद कर देता है, मनुष्य की आंत में ये छेद कर देता है और जिससे क्या होता है? हृदय, फेफड़े, यकृत संक्रमित होते हैं। यह परजीवी हमारी आंत में पचे हुए भोजन पर निर्भर रहता है। यह परजीवी पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? जो हम भोजन करते हैं प्लस जिस भोजन को हम पचा लेते हैं, उस पचे हुए भोजन को ये खाता है। इस तरीके से कुछ व्यक्ति जिनमें ये स्कैरिएसिस हो, खासकर ये भी बच्चों में ज़्यादा ही होता है,
तो उसमें क्या होगा कि ऐसे बच्चे हमेशा उनको लगता है उनको भूख लगी हुई है, खाना ज़्यादा खाते हैं, है ना? फिर भी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, पेट बाहर निकल आता है। तो लक्षण व रोगजनकता की अगर बात करें तो देखिए इसके मुख्य लक्षण पेट में दर्द वो तो होगा ही, क्योंकि आंत में ये क्या कर रहा है, छेद कर रहा है ना? उल्टियाँ भी होंगी, अतिसार भी होगा, है ना? घबराहट, ऐंठन भी होगी। जब आंत को दिक्कत आ रही है तो ऐंठन तो होना ही होना है ना? पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है इसमें। इस रोग के प्रमुख लक्षण है ये, है ना? याद रखिएगा। बच्चों में इस रोग से कुपोषण हो जाता है। अभी हमने बताया कुपोषण हो जाता है क्योंकि पचा हुआ भोजन तो वही खा लेता है, और ये एक नहीं अनेक हो जाते हैं। इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कभी-कभी जो है ये शरीर के अंग और कुछ वाहिकाएँ वो प्रभावित होने लगती हैं। देखिए, मन व मस्तिष्क बेचैन रहते हैं। बेचैन तो रहेंगे ही, ये पूरे शरीर में संचरण किया करता है। स्कैरिस रोगी के शरीर में घूमता रहता है। देखिए, घूमता रहता है जिससे फेफड़े, आँत की दीवारें व रुधिर कोशिकाएँ प्रभावित हो जाती हैं, जिससे रुधिर स्राव प्रारंभ हो जाता है। क्या प्रारंभ हो जाता है? मल में भी रुधिर आने लगता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। निदान एवं चिकित्सा। निदान, निदान का मतलब होता है कि वेरीफाइड करना ये रोग है कि नहीं, और चिकित्सा तो उपचार होता है, और रोकथाम ये है कि बीमारी हो ही ना उससे पहले रोक लिया जाए। तो स्कैरियोसिस रोग के संक्रमण की पहचान रोगी के मल में इसके अंडों की उपस्थिति से होती है। रोगी के मल में इसके अंडों की उपस्थिति से होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि मल की जाँच की जाती है। रोगी की आँत से कृमि को निकालने हेतु जैसे हेट्रोज़ान है, वर्मिसोल है, केट्रॉक्स है, जेंटेल है, एंटीपॉर है और एल्कोपॉर डिकैरिस आदि औषधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। सबसे ज़्यादा अगर औषधि की बात करें तो ये हेक्सिलरोसोसिनॉल नामक दवाई, है ना? वर्तमान में अत्यधिक प्रभावी औषधि है। किसके लिए? स्कैरियोसिस के लिए। आगे देखते हैं रोकथाम की अगर बात करें तो अपने आस-पास के वातावरण को स्वच्छ रखना होता है ना? अपने आस-पास के वातावरण जब स्वच्छ रहेगा, तो वहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ नहीं होंगी और इसके भी लार्वा, प्यूपा और ये अंडे वगैरह नहीं होंगे। अगर ये किसी चीज़ पे आ जाते हैं और बच्चा उस उठा के उसको खा लेता है, तो सीधे आँत में चले जाते हैं, फिर आँत से इसका काम शुरू हो जाता है। ये देखिए प्रदूषित भोजन व सड़े गले फल सब्जियों से बचना चाहिए। ये देखिए, प्रदूषित भोजन व सड़े गले फल सब्जी आदि से भी बचना चाहिए अगर इस रोग से आप बचना चाहते हैं। भोजन करने से पूर्व हाथों को भली-भाँति धोना चाहिए। तो कुल मिला के साफ-सफाई अगर हम रखें तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, साफ-साफ नज़र आ रहा है। मतलब आस-पास वातावरण को साफ रखें, इसके अलावा आस-पास कहीं भी पानी को जमा ना होने दें, खास करके बारिश के दिनों में याद रखें। वैसे मच्छर जो होते हैं बीमारी वाले पाए जाते हैं, लेकिन जो आस-पास ज़्यादातर रात में काटते हैं वो ज़्यादातर नॉर्मल मच्छर होते हैं, इनसे बीमारियाँ नहीं फैलती हैं, लेकिन ये मच्छर भी होते हैं, याद रखिएगा। और ये मच्छर सबसे ज़्यादा तब पनपते हैं जब बारिश लास्ट होती है, जैसे एकदम सितंबर महीने के लास्ट में, तब सबसे ज़्यादा ये रोग फैलते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कैंसर। देखिए इसके बचाव व उपचार का उल्लेख करें, पूछा गया है संस्पर्श संदमन क्या है? तो कैंसर और संस्पर्श संदमन का दोनों का आपस में लेना-देना है, इसीलिए साफ-साफ पूछा गया है कि संस्पर्श संदमन क्या है? दरअसल हमारे शरीर में मतलब मानव शरीर में जो कोशिकाएँ होती हैं, एक निश्चित व नियंत्रित परिस्थिति में क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं। ये देखिए अगर हम बात करें, देखिए अगर सामान्य अवस्थाओं में बात करें तो ये कोशिका है और कोशिकाओं के अंदर ये केंद्रक होता है। तो कोशिका में जब भी विभाजन होता है तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन हो जाता है धीरे-धीरे, है ना? फिर पूरी-पूरी कोशिका 1 से 2 कोशिकाएँ पूरी बनती हैं, फिर कोशिका के सारे अंगक बनते हैं धीरे-धीरे और प्रोटीन अणुओं का और कई सारे कोशिका अंगकों का निर्माण होता है। मतलब एक प्राकृतिक प्रक्रिया है कोशिकाओं के विभाजन की निश्चित प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? निश्चित प्रक्रिया है। कोशिकाओं के विभाजन की एक निश्चित प्रक्रिया है। कोशिकाओं के विभाजन की एक निश्चित प्रक्रिया है। इस निश्चित प्रक्रिया को ही संस्पर्श संदमन कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्पर्श संदमन। देखिए, मतलब मानव में या समस्त जंतुओं में, मानव में कोशिकाओं के विभाजन की एक निश्चित व नियंत्रित प्रक्रिया है और उस शारीरिक प्रक्रिया के अनुसार ही कोशिकाएँ विभाजित होती हैं। उस प्रक्रिया को ही संस्पर्श संदमन कहते हैं। तो ये एक सामान्य रूप से प्राकृतिक रूप से मानव में पाई जाती हैं कि कोशिकाएँ कैसे विभाजित हों। लेकिन कुछ कोशिकाएँ ऐसी होती हैं जो कुछ कोशिकाएँ ऐसी होती हैं जो संस्पर्श संदमन की प्रक्रिया को खो देती हैं। अर्थात कोशिकाओं का नियंत्रण जो होता है जो कोशिकाएँ निश्चित रूप से विभाजित होती हैं, उनका ये नियंत्रण खो जाता है। दरअसल जब कोशिका 1 से 2 बनी तो ये जो कोशिका का केंद्रक होता है, जो कोशिकाओं पर नियंत्रण रखता है कि कोशिका जो विभाजित हो रही है, कैसे विभाजित होगी? या कोशिकाओं का केंद्रक जो होता है, इसमें डीएनए होता है और डीएनए क्या करता है? कोशिका के विभाजन को अपनी देख-रेख में पूरा कंप्लीट करता है, पूरा करता है।
तो कोशिका का केंद्रक जो होता है वो कोशिका पर नियंत्रण खो देता है, जिससे कोशिका क्या होती हैं, अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती है। अर्थात कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से विभाजन होना ही कैंसर कहलाता है। याद रखिए मेरे इस पॉइंट को, कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से विभाजित होना ही कैंसर कहलाता है, कैंसर को जन्म देता है। तब कोशिकाएं सामान्य रूप से विभाजित नहीं होती, शरीर की सामान्य प्रक्रियाओं के अनुसार विभाजित नहीं होती। मतलब उसमें कुछ भी बनने लगता है, कहो 2 कोशिकाएं बनती है, कहो 3 बन जाए, या कोशिकाएं 1 बन जाए, या मान लीजिए इसमें समस्त कोशिका अंगक बनने थे, जैसे सामान्य कोशिका में होते, जो भी इसमें होता है वो भी उसमें होना चाहिए था, लेकिन इसमें कुछ कोशिका अंगक कम है, या इसमें कुछ ऐसे कोशिका अंगक बन गए जो अपने ही अंगकों को खा रहे हैं, हजम कर रहे हैं, है ना। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, संस्पर्श संदमन हमारे शरीर में समस्त कोशिकाओं में विभाजन और वृद्धि की एक नियंत्रित प्रक्रिया के अनुसार होती है। जो विभाजन होता है और वृद्धि होती है, ये एक नियंत्रित प्रक्रिया के अनुसार होती है हमारे शरीर में। इस प्रक्रिया को ही संस्पर्श संदमन कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्पर्श संदमन कहते हैं। यह एक ऐसा गुण है जिसके कारण शरीर की समस्त कोशिकाएं नियंत्रित वृद्धि करती हैं और समस्त कोशिकाओं का केंद्रक कोशिका विभाजन पर नियंत्रण रहता है। अर्थात कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है वो कोशिका विभाजन पर पूरी तरीके से कंट्रोल और नियंत्रण करता है। क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि कोशिका जो केंद्रक होता है वो प्रशासक होता है, कोशिका को अपनी देखरेख में नियंत्रित, विभाजित और विभेदित करता है और वृद्धि करवाता है ना। तो साफ साफ क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, कोशिका का केंद्र कोशिका विभाजन पर नियंत्रण रखता है, तो इसको ही संस्पर्श संदमन कहते हैं, है ना। अब ये देखिए, कैंसर क्या है, तो कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन ही कैंसर कहलाता है। क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। इसमें शरीर की कोशिकाएं संस्पर्श संदमन नियंत्रण से बाहर आ जाती हैं। मतलब जो एक नियंत्रित प्रक्रिया थी कोशिका विभाजन की, उस कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से क्या होता है, बाहर आ जाती हैं कोशिकाएं। तो उस बाहर आ गई कोशिकाओं को ही जो अपनी मर्जी से विभाजित होने लगे, केंद्र की मर्जी से नहीं, शरीर की सामान्य प्रक्रियाओं की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से विभाजित होने लगे, उनको कैंसर कहते हैं। उन सभी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। और यह संस्पर्श संदमन की प्रक्रिया जो होती है, जो नियंत्रित प्रक्रिया होती है, तो कोशिकाएं इसमें क्या होती हैं, शरीर के सामान्य प्रक्रियाओं के अनुसार विभाजित होती हैं, लेकिन ये कहीं भी खो सकता है। ये संस्पर्श संदमन या कोशिकाओं की नियंत्रित प्रक्रिया शरीर के किसी भी ऊतक में खो सकती है, खत्म हो सकती है। अगर हड्डी में खत्म हो जाए और हड्डी की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगे तो क्या, बोन कैंसर, हड्डियों का कैंसर, है ना। फेफड़े में ऐसा होने लगे, फेफड़े की कोशिकाओं में तो फेफड़ों का कैंसर, है ना। त्वचा में होने लगे तो त्वचा का कैंसर, ब्लड में होने लगे, रुधिर में तो ब्लड कैंसर। और समस्त कैंसरों में ब्लड कैंसर ही सबसे ज्यादा घातक होता है, क्योंकि इसमें ब्लड कैंसर में क्या होता है, रुधिर सारे शरीर में सर्कुलेट करता रहता है हर वक्त हृदय से होते हुए, तो पूरा का पूरा शरीर ब्लड कैंसर में प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो कैंसर की बात करें, देखिए, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन ही कैंसर कहलाता है। इसमें शरीर की कोशिकाएं संस्पर्श संदमन नियंत्रण से बाहर आ जाती हैं और अनियंत्रित वृद्धि दर्शाती हैं। इन कोशिकाओं के समूह बड़े होकर एक अर्बुद का निर्माण करते हैं, जिसे ट्यूमर कहते हैं। आगे चलकर यह ट्यूमर ही कैंसर का रूप ले लेता है। मतलब सबसे पहले होता क्या, संस्पर्श संदमन प्रक्रिया होती है, एक छोटा सा अर्बुद बनता है, जिससे गांठ वगैरह कह सकते हैं, आगे बढ़ के ट्यूमर बनता है। मतलब ये अर्बुद कैंसर की शुरुआत है ना। कैंसर एकदम से नहीं हो जाता है अचानक, ये शुरुआत है, फिर ये ट्यूमर कहते हैं, फिर आगे ट्यूमर ही आगे चल के क्या है, एक कैंसर का पूरा रूप ले लेता है। आगे देखते हैं कैंसर के कारक की बात करें तो कैंसर में देखिए, वातावरणिक कारक भी होते हैं, जैविक कारक भी होते हैं, कई सारे अलग अलग कारक होते हैं। देखिए, कैंसर के प्रमुख कारकों में धूम्रपान में समस्त नशीले पदार्थ आ जाते हैं, तंबाकू चबाना आ जाता है, ये मुंह के कैंसर के लिए उत्तरदायी है ना। कोयले का धुआं, गाड़ी का धुआं, यानी विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण है। इसके अलावा विकिरण, कुछ रेडियोधर्मी विकिरणें होती हैं, अल्फा बीटा गामा, ये किरणें होती हैं। एक्स किरणें भी होते हैं, यदि शरीर में अत्यधिक टाइम तक एक्स किरणें जो एक्सरे में उपयोग की जाती हैं, शरीर पर ज्यादा टाइम तक अगर पड़ती रहें, इफेक्ट डाले, तो वहां पर भी ऊतकों में क्या परिवर्तन हो जाता है, और वही क्या जन्म देता है, कैंसर को, है ना। किसको जन्म देता है? कैंसर को। तो विभिन्न प्रकार के विकिरण और ओंको विषाणु, कुछ विषाणु भी होते हैं जो कैंसर को जन्म देते हैं, लेकिन बहुत ही कम इनसे होता है।
और ओंकोजीन्स, शरीर में 20 जीन्स लगभग ऐसे होते हैं, 20 जीन्स ऐसे होते हैं। जीन्स क्या है? जीन्स डीएनए के छोटे-छोटे खंडों को ही जीन्स कहते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले देखिए कोशिका होती है। क्या होती है? ये कोशिका होती है। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर क्या होती है? ये छोटी-सी केंद्रिका होती है, लेकिन इसके चारों झिल्ली नहीं होती। उस केंद्रिका के चारों ओर एक जाल जैसा भाग होता है, जाल जैसा भाग होता है, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। जब ये विभाजित होने लगता है तो ये जाल गुणसूत्र बनाता है। जाल क्या बनाता है? गुणसूत्र बनाता है। विभाजन के वक़्त जाल गुणसूत्र बनाता है, जो कि 23 जोड़ी गुणसूत्र बन जाते हैं और ये टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र के अंदर कुछ प्रोटीन होती है, हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, और गुणसूत्र में केवल 2 चीज़ होती हैं, डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन। तो गुणसूत्र में यदि प्रोटीन को निकालते हैं तो डीएनए बचता है। कहाँ बचता है? डीएनए। तो डीएनए के छोटे-छोटे खंड को ही जीन्स कहते हैं। जीन्स बहुवचन लिखा हुआ है, ऐसे एकवचन है तो जीन। तो जीन किसे कहते हैं? डीएनए के छोटे-छोटे खंडों को। अगर ये पूरा डीएनए है तो इसके छोटे-छोटे खंडों को ही क्या कहते हैं? ये जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन्स। तो जीन्स में उत्परिवर्तन हो जाए तब भी कैंसर हो सकता है। अगर पूछा जाए डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए देखिए गुणसूत्र में पाया जाता है। और पूछा जाए डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो गुणसूत्र कहाँ? कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। तो डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है ना? तो इस तरीके से देखा जाए तो ओंकोजीन्स हैं और ये हैं, तो इनसे तो खैर 20% ही कैंसर होने की संभावना होती है। सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना यहाँ से होती है कैंसर होने की, ठीक है? कुछ मात्रा में ये भी प्रभाव डालते हैं। कैंसर के उपचार की बात करें तो कैंसर के उपचार में एक तो शल्य चिकित्सा ऑपरेशन होता है, उतनी वो गाँठ निकाल के बाहर कर देते हैं, है ना? छोटा-सा अगर अर्बुद है तो उसको निकाल के बाहर कर देते हैं। शुरुआत में इसका उपचार हो जाता है, हालाँकि प्रक्रिया बहुत जटिल है, लेकिन आगे चल के ये काफ़ी अ शुरुआत में हालाँकि इसका उपचार हो जाता है, लेकिन आगे चल के काफ़ी प्रॉब्लम आती है और ये रेडियोथेरेपी होती है। इसमें कुछ विकिरणों द्वारा क्या होता है कि कैंसर कोशिकाओं को मार दिया जाता है और ये कीमोथेरेपी, इसमें कुछ रसायन के यौगिकों का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ दवाइयाँ बनाई जाती हैं जिससे कैंसर का उपचार किया जाता है। तो उम्मीद है ये हमारी क्लास आपको समझ में आई होगी। ये हमारे क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के, जो कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर से थे। सभी एक क्लास हम और लेंगे, तो ये सीरीज़ उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। तो हमारी ये क्लास अगर आपकी समझ में आती है, पसंद आ रही है, तो इस क्लास को लाइक करिए और जो हमारी श्रृंखला है, इस श्रृंखला को बिल्कुल देखते रहिए और आपके अपने चैनल ज्ञान सागर यूपी बोर्ड को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में।